हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का एबीएसटी पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का टॉपिक के सांख्यिकीय श्रेणियाँ पढ़ेंगे। सांख्यिकीय श्रेणियों को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है उद्देश्य के आधार पर व सेकंड है संरचना के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर स्टैटिस्टिकल सीरीज को तीन भागों में बांटा जा सकता है: समयानुसार श्रेणी, स्थानानुसार श्रेणी व स्थिति अनुसार श्रेणी। व संरचना के आधार पर स्टैटिस्टिकल सीरीज को तीन प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी, सेकंड है खंडित श्रेणी व थर्ड है सतत श्रेणी। समयानुसार श्रेणी में समय को प्राथमिकता दी जाती है। तो टाइम सीरीज में जो तथ्यों या समांक होते हैं उनको वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटे, मिनट आदि के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो टाइम सीरीज का उदाहरण है। तो जैसे वर्ष है 1941, 1951, 1961 ऐसे लेके 2011। तो ये जो वर्ष या टाइम दिया हुआ है। और 1941 की जनसंख्या है 23 करोड़ 80 लाख, इसी प्रकार 1951 की जनसंख्या 25 करोड़ 20 लाख, इसी प्रकार 2011 की जनसंख्या है 54 करोड़ 80 लाख। तो इसमें टाइम दिया हुआ है। तो ये क्या कौन सी सीरीज हो गई? टाइम सीरीज या समयानुसार श्रेणी। अब सेकंड होती है स्थानानुसार श्रेणी। तो स्थानानुसार श्रेणी में समांकों या तथ्यों को स्थान या भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी श्रेणी में समय तो स्थिर रहता है तथा अर्थात टाइम स्थिर रहता है तथा स्थान बदलता रहता है। और थर्ड है परिस्थिति अनुसार श्रेणी। परिस्थिति अनुसार श्रेणी में तथ्यों को उनकी परिस्थिति के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समांकों या तथ्यों को अंक, ऊंचाई, उम्र, वजन आदि के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। परिस्थिति अनुसार श्रेणी व्यक्तिगत, खंडित या सतत तीनों प्रकार की हो सकती है। तो जैसे एक विद्यालय के विद्यार्थियों का वर्गीकरण यदि भार या वजन के आधार पर किया जाए तो इसके लिए जो श्रेणी बनेगी वो इस प्रकार की होगी। तो जो भार दिया हुआ है 30 से 40 तथा 30 किलोग्राम से अधिक व 40 से कम, 40 से 50, 40 किलोग्राम व 50 किलोग्राम के बीच। तो 30 जो उनकी संख्या दी है। तो 5 विद्यार्थी है, उनका किलोग्राम है या वजन है 30 किलोग्राम से 40 किलोग्राम के बीच है। 12 विद्यार्थी है, उनका वजन 40 से 50 के बीच है। और 25 विद्यार्थियों का वजन 50 kg से 60 kg के बीच है। इसी प्रकार ये जो श्रेणी है वो परिस्थिति अनुसार श्रेणी का एग्जाम्पल है। अब सेकंड हम संरचना के आधार पर श्रेणियाँ पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर श्रेणी तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिगत श्रेणी जिसे अवर्गीकृत श्रेणी भी कहते हैं, सेकंड है खंडित श्रेणी व थर्ड होती है अखंडित या सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मद है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है व अलग लिखा जाता है। प्रत्येक मद किसी वर्ग या समूह में नहीं रखा जाता किंतु पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्राप्तांक है जैसे 8, 17, 28 और विद्यार्थियों का क्रम दिया हुआ है 1 से लेकर 7 तक। जैसे पहले विद्यार्थियों को 8 अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे को 17, तीसरे को 28 और चौथे को 17 अंक प्राप्त होते हैं। तो जो प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक है वो उनकी अलग अलग क्रम संख्या के सामने लिखे गए हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण है। सेकंड एग्जाम्पल में उत्पादन दिया हुआ है और वित्तीय वर्ष दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में जो उत्पादन होता है वो 10,000 टन उत्पादन होता है। 14-15 में 15,000 टन का उत्पादन होता है। 15-16 में 18,000 टन का उत्पादन होता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित उत्पादन उनके सामने लिखे हुए हैं। तो ये भी व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण है कि प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। अब थर्ड एग्जाम्पल में ये श्रमिक टिकट नंबर और मजदूरी दी हुई है, अर्थात श्रमिकों की मजदूरी दी हुई है। जिसमें थर्ड एग्जाम्पल में प्रत्येक श्रमिक की जो मजदूरी है वो उनके टिकट नंबर के सामने अंकित है। जैसे कि 102 टिकट नंबर वाले श्रमिक को 500 रुपये मजदूरी दी जाती है, 105 टिकट नंबर वाले श्रमिक को 600 रुपये की मजदूरी दी जाती है। जिसमें प्रत्येक मद की जो सूचना है वो अलग से प्रस्तुत है। अतः यह असंगठित तथ्यों का अवर्गीकृत रूप है जिसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। अब हम मूल्यों का अनुविन्यासन या मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो अवर्गीकृत तथ्यों अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर व अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाता है। तो जब आरोही क्रम व अवरोही क्रम में
जमाने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुविन्यासन कहलाती है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद में उससे जस्ट बड़ा और उसके बाद में उससे भी जस्ट बड़ा। तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। और अवरोही क्रम में सबसे बड़ा मूल्य पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में उससे छोटा और उसके बाद में उससे भी छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा मूल्य लिखा जाएगा। तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें 7 विद्यार्थी है। तो जब हम इसे आरोही अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे छोटा मूल्य पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटे मूल्य अर्थात जो सबसे कम प्राप्तांक हुए है वो है 8 अंक। तो 8 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में जो इससे जस्ट बड़ा है वो है 17 अंक। तो उसके बाद में सेकंड नंबर पे 17 को और थर्ड नंबर पे भी 17 लिखेंगे। फोर्थ नंबर पे हम 20 लिखेंगे, थर्ड पे फिफ्थ नंबर पे 23, उसके बाद 28 और सबसे लास्ट में 30 लिखेंगे। तो जब बढ़ता हुआ जो क्रम होता है वो आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो इसमें सबसे बड़े मूल्य को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में उससे कम मिलने वाले को मूल्य को और सबसे लास्ट में सबसे कम मूल्य को लिखते हैं। तो जो सबसे अधिक प्राप्तांक है वो है 30। तो जब अवरोही क्रम में इसको जमाएंगे तो सबसे पहले 30 लिखेंगे, उसके बाद में हम 28 लिखेंगे, फिर 23, फिर 20, फिर 17 और सबसे लास्ट में 8 लिखेंगे। सेकंड है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी जिसे विच्छिन्न श्रेणी भी कहते हैं। तो खंडित या विच्छिन्न श्रेणी से आशय समंकों की उस श्रेणी से है जिसमें प्रत्येक मध्य का यथार्थ माप किया जा सके और प्रत्येक मध्य का अलग अलग महत्व होता है एवं विभिन्न मध्यों के चर मूल्यों में निश्चित अंतर भी होता है और प्रत्येक मध्य है जो पूर्णांकों में होते हैं। तो प्रोफेसर बोर्डिंगटन ने खंडित श्रेणी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक खंडित श्रेणी वह होती है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं, जैसे प्रति परिवार बच्चों की संख्या, प्रति घर में कमरों की संख्या, दुर्घटनाओं की संख्या, पेजों की संख्या, पौधों पर फूलों की संख्या आदि है जो खंडित श्रेणी के उदाहरण है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या। सेकंड एग्जाम्पल में प्रत्येक पौधे पर फूल है और पौधों की संख्या दी हुई है और थर्ड एग्जाम्पल में व्यक्तियों की मजदूरी दी हुई है कि कितने व्यक्तियों को कितने रुपए मजदूरी दी गई है। तो जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में परिवारों को, सेकंड में फूलों को और थर्ड में व्यक्तियों को मापा गया है। अतः परिवारों की संख्या, पौधों की संख्या व व्यक्तियों की संख्या तो आवृत्ति या मध्य है और परिवारों की संख्या को बच्चों की संख्या के रूप में मापा गया है, पौधों की संख्या को पौधों पर फूलों की संख्या के रूप में मापा गया है तथा व्यक्तियों को उनकी मजदूरी के रूप में मापा गया है, जो माप आकार अथवा मूल्य कहलाएगा। तो जो बच्चों की संख्या है वो मूल्य है जिसे x से शो करेंगे और परिवारों की संख्या है वो मध्य है या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है जिसे f से शो करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक पौधे पर फूलों की संख्या x है और पौधों की संख्या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है जिसे f से शो करेंगे और व्यक्तियों की संख्या क्या है? f है। अब थर्ड है सतत श्रेणी या अवर्गीकृत श्रेणी। तो सतत श्रेणी में मध्यों के मूल्य का माप निश्चित न होकर दो संख्याओं के मध्य एक वर्गांतर होता है। इसके लिए कुछ ऐसे वर्ग बना लिए जाते हैं जिसमें शामिल होने वाली संख्याओं को वर्ग आवृत्ति के रूप में लिख दिया जाता है। तो सामान्यतः वजन, ऊंचाई, उत्पादन, आय, मजदूरी, आयु आदि को प्रदर्शित करने के लिए ऐसी श्रेणी बनाई जाती है। तो प्रोफेसर बोर्डिंगटन के अनुसार सतत श्रेणी में चर वितरण के अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों के मध्य किसी भी बीच के मूल्य को ले सकते हैं। तो सतत श्रेणी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वह वेट दिया हुआ है। तो वेट है 40 से 45 से 45 से 50, 50 से 55 और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तथा विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो ये जो 40 से 45 में 40 है ये मिनिमम वैल्यू है और 45 है मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो 7 विद्यार्थी है उनका वजन 40 किलोग्राम से 45 किलोग्राम के बीच हो सकता है। अब वो 40 से अधिक या 45 से कम हो सकता है तो वो 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी, 42.5 भी, 43 या कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार जो 45 से 50
के बीच का जो है वो 10 विद्यार्थियों की संख्या, तो जो 10 विद्यार्थियों का वजन है वो 45 से अधिक व 50 से कम है, जिसमें 45 भी हो सकता है, 46, 47, 47.5 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार ये श्रेणी दी हुई है जो कि सतत श्रेणी का उदाहरण। तो सतत श्रेणी में ये जो वर्गांतर दिए हुए होते हैं, अर्थात कोई एक निश्चित मूल्य नहीं दिया होता। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे। वो है कि एक दिन में एक जूते की दुकान पर बेचे गए विभिन्न मापों के जूते संबंधी समंकों की आवृत्ति वितरण में दर्शाना है। तो हमें इसका आवृत्ति दर्शाना है। तो ये बेचे गए जूतों की संख्या है, 6 नंबर के बेचे गए हैं, 11 के, 5 के, फिर 6 के बेचे गए, फिर 8, 8, 8। तो इस प्रकार जो मिनिमम वैल्यू है वो है 5 और जो मैक्सिमम है वो है 12। तो साइज लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखेंगे कि 5 नंबर वाले जूते हैं वो कितने बेचे गए हैं। तो फर्स्ट 1 है, फिर 2, 3 और फिर है 4। तो जो 5 नंबर वाले जूते हैं वो 4 जूते बेचे गए हैं। तो बेचे गए जूतों की संख्या है 4। इसी प्रकार 6 के देखेंगे कि 6 नंबर वाले जूते कितने बेचे गए हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 नंबर वाले जूते हैं वो 6 बेचे गए हैं। तो नंबर ऑफ शूज सोल्ड इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो है 6। इसी प्रकार अब 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का और 12 का देख लेंगे। तो जो 12 नंबर के जूते हैं वो एक ही बेचा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, और 11 नंबर के जूते हैं वो 1 और 2 बेचे हुए हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2।